दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक नए चैप्टर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और आज हमारा है डे 7 यानी 7वें दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज हम लोग कवर करेंगे नेशनल इशू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पिछले 6 महीने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जाकर के आप इस सीरीज को देखिए। डे 1 का, डे 2 है, डे 3 है, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से आप 7वें दिन पर आ चुके हो। और पिछले 6 महीने के टॉपिक वाइज, मतलब एक एक टॉपिक, जैसे आज हम नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें नेशनल इशू पर होंगी और उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक बात और याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक का टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा देखिए, जिस बच्चे को टेस्ट मिलता नहीं ना, टेस्ट के लिए पैसे खर्च करता है, और जिनको मिलता है उनको इस टेस्ट का वैल्यू नहीं पता। आप सोचो, अगर आपने एक बार भी इस टॉपिक का टेस्ट दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई डाउट होने वाला है, कोई परेशानी होने वाली। क्यों? सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और टेस्ट दोगे, अच्छा खराब जो नंबर आएगा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कितनी ऐसी चीजें जो आपको याद हैं, कितनी ऐसी चीजें जो याद नहीं है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और नेशनल इशू में बड़े इत्मीनान से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आज के लिए। तो पहला प्रश्न दे रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको हम जेम के नाम से जानते हैं, ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है। तो याद रखें दोस्तों, जेम जो है एक तरह का मार्केट प्लेस है और इसके लिए अनिवार्य किया गया है वह प्रोडक्ट किस मूल स्थान के हैं आपको उसका उल्लेख करना पड़ेगा। उसके मूल स्थान और उसके मूल देश का उल्लेख करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, आपने जीआई टैग के बारे में सुना होगा ना। जीआई टैग में क्या होता है, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर जिस जगह का होता है ना, वहां के लिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गया, सांगली हल्दी हो गया, ठीक है, आपका जो है कड़कनाथ मुर्गा हो गया। तो ये सभी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, रसगुल्ला हो गया, तो तमाम चीजें हैं जिनको जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो ये होता क्या है कि जहां की चीजें फेमस होती हैं उनको उसी मार्केट प्लेस का जो है जीआई टैग दिया जाता है। उसी तरह से जो जेम है ये उससे थोड़ा हटके है, लेकिन इसके लिए आपको मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, करा हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग कार्बन माने जानते हैं ना, कार्बन। तो डीकार्बोनाइजिंग मतलब यहां कार्बन मुक्त होने की बात की जा रही है। करा कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी भारत में जो परिवहन हो वो कार्बन मुक्त हो। कार्बन मुक्त मतलब धुआं रहित, कार्बन मुक्त मतलब धुआं रहित परिवहन के लिए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। और यह परियोजना की घोषणा किसने किया है? तो याद रखिए, जो हमारा नीति आयोग है, यह नीति आयोग के द्वारा यह घोषणा किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, पहले जो योजना आयोग हुआ करता था जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और अब उसकी जगह पे नीति आयोग की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग के द्वारा यह जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। अगला देखिए, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल गठित किया है। तो दोस्तों, जो पैनल गठित किया है, वैसे तो जो समिति बनी है उस समिति का हेड बनाया गया अमिताभ कांत जी को। ठीक है, यह भी नीति आयोग से संबंधित है, तो अमिताभ कांत जी को इस पैनल का हेड बनाया गया है। और इस पैनल में जो प्रवासी मजदूरों के डेटा को मेंटेन करेगा, इसमें गूगल भी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें आपने महिंद्रा टेक कंपनी का नाम सुना होगा, वो सब भी हैं। तो कई सारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर आ रही हैं और इस पैनल में मदद करेंगी। इसमें क्या होगा, जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी यानी जो कहीं बाहर काम करते हैं, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में काम करते हैं, उनका एक डेटा मेंटेन किया जाएगा। और अभी हाल ही में एक और न्यूज मैं आपको बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मनरेगा में रोजगार देने वाला पहला राज्य बना भारत में। ठीक है, सबसे ज्यादा इसने जो है 57 लाख का रोजगार दिया है 57,000 पंचायतों में। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य है जो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा जो है रोजगार अवेलेबल कराया है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? उस कार्यक्रम का नाम है स्त्री। क्या नाम है? स्त्री कार्यक्रम का नाम है। और इसको तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो हैदराबाद पुलिस है, हैदराबाद सिटी पुलिस जो है,
वो जो है इस काम को तैयार कर रही है, ताकि जो महिलाओं के साथ उनका उत्पीड़न होता है, जो उनको जो है परेशान किया जाता है, ठीक है, और ये जितने भी तरह के घरेलू हिंसा होते हैं, चाहे वो दहेज से संबंधित हो, चाहे वो किसी और चीजों से संबंधित हो, उसके लिए स्त्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया हैदराबाद में, तो हैदराबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वंशधारा जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो वंशधारा एक नदी है दोस्तों, और वंशधारा जल विवाद ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ये नदी एक्चुअली में निकलती है उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हुआ क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश में इस पर एक नहर बनाया गया, और तेज बहाव वाली नहर है, जिसपे उड़ीसा का कहना है कि इससे जो नदी है, नदी के बहाव में परिवर्तन आएगा, नदी की जो दिशा होगी वो प्रभावित होगी। इसके लिए दोस्तों ये विवाद चल रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, नाम है वंशधारा नदी, तो याद रखिएगा। आगे देखिए आप दारबुक सेवक दौलत बेग ओल्डी, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। दारबुक सेवक ये अलग अलग जगह का नाम है, दारबुक एक जगह है, सेवक एक जगह है। करा दारबुक सेवक दौलत बेग ओल्डी सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम जो है सेवक, ठीक है, वहां तक बनाया जा रहा है। तो ये सड़क कितने किलोमीटर लंबी है? देखिए सड़क का मामला नहीं आता, मामला ये है कि प्रश्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सुनिए, ये जो दारबुक और सेवक दे रहा है ना, ये दो स्थान है, इन दो स्थानों को जोड़ा जाएगा इस सड़क के माध्यम से। 255 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। आप कहोगे सर इसमें नेशनल इशू क्या है? नेशनल इशू है दोस्तों, ये सबसे उत्तर में पड़ता है, और यहां पर जब तक ये सड़क नहीं थी तब तक यहां पर परिवहन की सुविधा नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी झड़प होती रहती है। ऐसे में वायु सेना जो है उसके लिए एक अच्छा स्थान है, क्योंकि यहां पर उसके लिए जो है रनवे भी बनाया गया है, यहां पर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो नेशनल मुद्दा है, इसको आप याद रखिएगा। अगला दे रहा, हाल ही में किस राज्य ने 2015 की गणना की तुलना में एशियाई शेरों में वृद्धि हुई है? एशियाई शेर जो दोस्तों ये खास करके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गिर जो अभ्यारण्य है या वन है वो कहां पर है? गिर वन है गुजरात में, वहां पर एशियाई शेरों की अधिकता है। बाघ की नहीं बात करूं, बाघ अलग होते हैं, एशियाई शेर अलग होते हैं, तो यहां पर एशियाई शेरों की अधिकता है। 2015 में जब उनकी गिनती की गई थी, तो इस बार जब दोबारा गिनती की गई तो पता चला कि उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या की बात करूं तो बाघों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है, क्योंकि बहुत सारे बाघ चाहे प्राकृतिक कारणों से कर लो चाहे मानवीय कारणों से कर लो, मतलब बहुत सारे बाघ मारे गए हैं, ठीक है, मरे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसे में बाघों की संख्या में जहां मध्य प्रदेश में कमी देखी जा रही है, वहीं एशियाई शेरों में वृद्धि देखी जा रही है। कहां पर? गिर अभ्यारण्य गुजरात में, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। आगे लिख रहा है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दे दिया? जैसे हमारा राष्ट्रगान है ना हमारे देश का, उसी तरह से याद रखिए उड़ीसा जो राज्य है उसने वंदे उत्कल जननी, ठीक है, इसको जो है राज्यगान का दर्जा दे दिया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हाल ही में किस राज्य ने गैरसेन को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? गैरसेन दोस्तों ये हमारा चामोली जिला है उत्तराखंड में, आपको पता होगा। चामोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चामोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। उस चामोली जिले में एक छोटी सी तहसील है, ठीक है, और अब इसको वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। कहां की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है? तो याद रखिए वो राजधानी है देहरादून, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि नैमिषा किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों यह जो संस्था है इसमें क्या होगा कि एक प्रतियोगिता कराई जा रही है और वहां पर एक इंटरेक्शन भी होगा। आपको अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनसे सीखने का मौका मिलेगा, और ये सब वर्चुअली हो रहा है, ठीक है, वर्चुअली यानी घर बैठे आप इन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो संस्था है उसके द्वारा इन नैमिषा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो वर्चुअली जो है आर्टिस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएंगे और आप तमाम चीजें सीख पाएंगे, तो इसको याद रखेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या में कमी देखी गई? अभी अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में कमी देखी गई। वैसे टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो याद रखें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा है, देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पॉपुलेशन यानी जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ऑनलाइन इंटरनेट मतलब ऑनलाइन इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा रहा है, वो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल क्या कर रहा है? बीपीएल परिवारों के लिए इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने जा रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
आगे देखिए, एक चर्चित शब्द आया था कुछ दिन पहले, पर्सोना नॉन ग्राटा। इस शब्द का संबंध किससे है? देखिए, पर्सोना नॉन ग्राटा उस दिन चर्चा में आया जब 2 पाकिस्तानी जासूसों को भारत में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो याद रखेगा, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम उन्हें या तो उनके ऊपर केस चलाकर उनको सजा दे दें, या तो फिर जो है कोई और का। अब देखिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी व्यक्ति थे, किसी जो है बड़े पद पर थे, ऐसे में 2 देशों के बीच में झड़प हो जाता। ठीक है, तो यहां पर भारत ने क्या किया, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा जो है करार दे दिया। इसका मतलब होता है कि भारत में अवैध व्यक्ति, जिसको भारत सरकार स्वीकृत नहीं कर सकती, ठीक है, वो अवैध है, हमारे देश के लिए अवैध है, और उनको वापस उनके देश जो है भेज दिया जाए। वो निषिद्ध व्यक्ति है यहां पर। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, जो निषिद्ध व्यक्ति है उसको, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पर्सोना नॉन ग्राटा। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए, एमएसपी में शामिल करने की घोषणा किया। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो ये अतिरिक्त पहले लघु वनोपज दो थे, वो टोटल 50 थे। कितने थे? 50। बाद में 23 और को ऐड कर दिया गया, तो फिर इनकी संख्या बढ़ के कुल कितनी हो गई? 73। परीक्षा में जरूरी नहीं कि आपसे 23 पूछे, हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि कितना था अब तक रजिस्टर्ड, तो अब तक 50 थे, 23 अब हो गए, कुल मिलाकर के 73 हो गए। सर, इनके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये जो अतिरिक्त लघु वनोपज है ना, ये कॉमर्शियल नहीं होते, इनकी बुआई नहीं की जाती है, ये झाड़ झंकाड़ होते हैं और ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनको व्यावसायिक गतिविधियों के तहत जो है इनको जो है उगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, रबर की खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है, और कहवा की खेती की जाती, काफी मसालों की खेती की जाती है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं इनकी खेती नहीं की जाती है। जंगली आइटम होते हैं और ये अपने आप पनपते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में इनकी संख्या काफी ज्यादा है, और वहां के लिए दोस्तों इनको शामिल किया गया। 23 और लघु वनोपज को इसमें शामिल कर लिया गया। अब टोटल इनकी संख्या हो गई है 73। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा किया है? तो यहां पर जो आयोग बन रहा है उस आयोग का नाम ही है प्रवासी आयोग। क्या नाम है? प्रवासी आयोग। उस आयोग का नाम ही है क्या है? प्रवासी आयोग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रवासी आयोग से संबंधित 3-4 प्रश्न बन गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग बनाया जा रहा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रवासी आयोग के लिए जो हेड बनाए गए कौन बनाए गए हैं? अमिताभ कांत जी को बनाया गया है। अच्छा, किस संस्था के द्वारा इस पर जो है निगाह रखा जा रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा रखा जा रहा है। नीति आयोग ने किस किस कंपनी के साथ मिलकर के इसमें जो है प्रवासियों का डेटा तैयार कर रही है? तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह से जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो कर रही हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी जी भारत में पहली बार जो है आए थे, मतलब अफ्रीका छोड़कर आ गए थे। पैदा वो भारत में हुए थे। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। उनका जन्म यहीं हुआ था, पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई थी, मैट्रिक की परीक्षा सब कुछ उन्होंने ही किया, यहीं से वकालत की पढ़ाई किया, और उसके बाद वो जो है काम के सिलसिले में बाहर गए, वहां से लौट करके परमानेंट यहां शिफ्ट हुए थे। याद रखिए 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खैर, किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? तो सिडबी के साथ, सिडबी को पहले किस्त भी दे दी गई, 15,000 करोड़ की किस्त दी गई इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिडबी जो है दोस्तों इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, आपसे अक्सर परीक्षा में मुख्यालय पूछता रहता है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेगा, और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, तो ये जो सिडबी है दोस्तों, सिडबी को फंडिंग दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया ताकि लोगों की और ज्यादा मदद की जा सके, और ये जो बिजनेस पीछे जा रहा है, जो कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है, जो इकोनॉमी गिर रही है, उस गिरती हुई इकोनॉमी को सुधारा जा सके, इसलिए इस तरह के स्टार्टअप फंड लाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम रहा हो कितने साल? 15 साल। मैंने पढ़ा चुका है ये, मैंने कल के क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति वहां 15 साल का समय बिता दिया हो, या कोई गेस्टेड ऑफिसर हो जिसके बच्चे वहां ऑलरेडी पढ़ रहे हो और जो है कम से कम 10 साल वो रह चुके हों, ऐसे में उनको भी मान लिया जाएगा। या कोई भी व्यक्ति है जो वहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है और लंबे अरसे से रह रहा है, उसको भी जो है जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 15 साल जो यहां पर, उसको याद रखेगा। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में एमआरओ जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? देखिए, वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा और यह काम जुड़ा
हुआ है विमानन क्षेत्र से। विमानन जानते हैं ना, अरे विमान यार, जहाज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए जहाजों के लिए उनके इंजन संबंधी काम, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, उनका नियंत्रण, तमाम चीजें हैं और उसको जो है वो जो हब बनाया जा रहा है उसको भारत में बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा काम है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफानी चक्रवात का नाम क्या था? देखिए कहा जा रहा था कि 1999 के बाद पहली बार इतना बड़ा चक्रवात आया है जिसको सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया। साइक्लोन तो चक्रवात होते हैं, चक्रवात तो आए दिन आता रहता है, बट सुपर साइक्लोन यानी जब इसका आकार बहुत बड़ा हो गया तो इसका नाम दे दिया गया सुपर साइक्लोन और इसका नाम था अम्फान तूफान। क्या नाम था? अम्फान। बंगाल की खाड़ी में आया था अम्फान तूफान। सबसे ज्यादा प्रभावित किया इसने किसको? उड़ीसा को, और जो किनारे के तट थे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, उनको सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है, ठीक है, अम्फान तूफान। आगे तेरा भारत द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल में 5 देश शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इसके तहत भारत सरकार ने, पहली बात तो इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है मिशन सागर। मिशन सागर में कुल मिला के 5 देश हैं, जैसे मेडागास्कर हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सभी देश हैं और उनको जो है भारत सरकार सुविधाएं देने जा रही है, ठीक है। किससे संबंधित? यही जैसे जो कोरोना की वैक्सीन थी जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है, जिसकी डिमांड अमेरिका ने भी हमसे किया था। तो याद रखिए वही दवाइयों की सप्लाई जो है इन देशों को की जाएगी ताकि यहां पर रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो यही है मिशन सागर, ठीक है। ये छोटे छोटे 5 देश हैं, उनकी मदद करने के लिए किया जाएगा। मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, यही सब है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क को, कौन है भारतीय रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो उन्होंने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी देश को जो सड़क समर्पित किया है। यह किस दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नवीनतम मार्ग है। यह लिपुलेख दर्रे से होकर जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में आपने लिपुलेख दर्रे के बारे में सुना होगा दोस्तों। लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया, ठीक है। ये सभी 3 स्थान थे उत्तराखंड के जिनको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दिया और उस नक्शे में दिखाया भी, प्लस अपने देश में जो है इस बिल को भी पारित किया। वो लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये पारित भी हो गया, ठीक है। तो इसको भी जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिम्पियाधुरा नाम था, तीसरा नाम अक्सर मैं भूल जाता था, मैंने आपसे कहा था, बट देखो मैंने याद कर लिया, ठीक है। काला पानी है, लिम्पियाधुरा है और लिपुलेख है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग जो है उसने 5 मई से पीओके के किस जगह को जो है मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है? मामला सुनिए, मामला। नेशनल इशू बड़े मजेदार होते हैं, ठीक है, अक्सर करके ये फील कराते हैं कि हमारे देश में क्या नई चीजें हो रही हैं। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि आप जानते होंगे पीओके के बारे में। पीओके मतलब कश्मीर का वह हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यानी जो गुलाम कश्मीर के नाम से जाना जाता है। उस गुलाम कश्मीर में एक जगह है बहुत फेमस है, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, स्किप कर रहा माइंड से, बहुत फेमस जगह है, अभी याद था मुझे यार, देखो स्किप कर रहा माइंड से, ठीक है, मैं अभी बताता हूं आपको। वैसे पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद है और ये जो गुलाम पाकिस्तान है उसी के ठीक ऊपर पड़ता है बाल्टिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, गिलगिट और बाल्टिस्तान पड़ता है। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और पाकिस्तान भी बार बार वहां पर जो है घाटी क्षेत्र में पड़ता है तो वहां पर जाकर के चुनाव कराने की कोशिश करता है, जबकि हाँ वो हमारे देश का हिस्सा है तो ऐसे में हम वहां चुनाव क्यों कराने देंगे। तो वहां के लोगों के लिए दूरदर्शन की सुविधा, वहां के लोगों के लिए पूर्वानुमान की सुविधा, ये मौसम पूर्वानुमान जो होता है, ये सारी सुविधाएं। हम मुजफ्फराबाद, यहां लिखा है ना मुजफ्फराबाद, तो मुजफ्फराबाद जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन उसी के पास में गिलगिट बाल्टिस्तान है वो हमारे कंट्रोल में, और हम जो है वहां पर मौसम पूर्वानुमान दिखाने जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को भी फील हो कि नहीं हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कोयला और खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश को कोयला उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? तो 710 मैट्रिक टन, कितना? 710 मैट्रिक टन जो है लक्ष्य रखा गया है। प्रहलाद जोशी जी का नाम सुना होगा, प्रहलाद जोशी इसमें कोयला मंत्री है हमारे यहां, तो उनका भी नाम याद रखेगा। और प्लस इसको टारगेट किया गया 1 बिलियन टन बनाने का, ठीक है, 1 बिलियन टन का हमारा टारगेट है, बहुत जल्द टारगेट पूरा होगा, 2024-25 इसका टारगेट रखा गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो बीआरओ ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये बेबी पुल बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद होता रहता है, चीन के साथ होता रहता है। मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में बनी हुई है, ठीक है, और यहां पर जो लाइन रेखा खींची गई उस रेखा का नाम है LAC रेखा। कौन सी है? LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो पाकिस्तान साइड है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको LOC बोलते हैं, और जो चाइना की तरफ है उसका नाम है
है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो याद रखिए वहां पर उसके करीब में जो है एक पुल बनाया गया, बेबी पुल, और ये पुल जो है हमारे तोपों को जाने के लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि सुबनसिरी नदी पर पुल छोटा होने की वजह से और न जो है ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं में कठिनाई होती थी, लेकिन अब अगर हम ये पुल बना लेते हैं तो ऐसे में हमारी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लगभग 148 वर्ष पहले शुरू की गई राजधानी हस्तांतरण की प्रक्रिया ये इस बार रोक दी गई? पहली बार हुआ है कि रोका गया। 148 साल से प्रक्रिया चल रही थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हर 6 महीने पर राजधानी जो स्थानांतरित कर दिया जाता था। एक बार कश्मीर के श्रीनगर में होता था, बाद में राजधानी जम्मू चली जाती थी, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति होते थे वहां पर उनका पद ठीक वैसा ही होता था, ठीक है। जैसा व्यक्ति पहले वाले में काम करता था ठीक वही काम दूसरे वाले में भी होता था, लेकिन बहुत बड़ा खर्च आता था, ठीक है। अभी कोविड-19 और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि राजधानी हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अब इसको जो है नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको स्थानांतरित करने में 600 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आगे देखिए, निर्भया के दोषियों को कब फांसी दे दिया गया? फाइनल ये चौथी बार जो है उनके लिए डेथ वारंट जारी किया गया था। 19 मार्च को डेथ वारंट आ चुका था और 20 मार्च को सुबह जो है 5 साढ़े 5 बजे उनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो देना भी चाहिए और मुझे लग रहा है कि काफी लेट दिया गया, ये गलत है, ठीक है। इनको फांसी 2012 में हो जाना चाहिए था, ठीक है। अभी तो 2021 आ गया। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। देखिए, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक की इस घटनाओं पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। डर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा ना, तब तक कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य अंगदान एवं प्रत्यारोपण क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है? तो याद रखिए दोस्तों, अग्रणी राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। अभी तक अंग प्रत्यारोपण में जो नाम आता था वो तमिलनाडु और तेलंगाना का नाम आता था, लेकिन महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने, मैं कुछ और बोला हूं क्या? बोल दिया होगा गलती से तो स्किप कर दीजिएगा। महाराष्ट्र जो है वो तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर के आगे आ गया है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इस अंगदान प्रत्यारोपण में कौन से देश का नाम है? तो सबसे ज्यादा अंगदान प्रत्यारोपण होता है कहां पर? अमेरिका में होता है, और दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। चीन नहीं, दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर भारत आता है। समझ में आ रहा है ना? आएगा। आप लोग इत्मीनान से पढ़ना सीखे। देखिए, पहले मैं एक अलग ट्रेंड पे पढ़ाता था। पहले क्या होता था, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराता था। बाद में मुझे लगा नहीं, मैं आपके लिए और क्या बेस्ट कर सकता हूं, मुझे पता है। तो मुझे लगा एक बार आपको वन लाइनर पढ़ाता हूं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप भी क्वेश्चन करो। ऐसे क्या होता था कि सिर्फ मैं क्वेश्चन करता था, आप देखते थे। और इस तरह क्या होगा, जब आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा दिया तो बाकी के 30 क्वेश्चन को रिवाइज कराने में मुझे कितना लगता है? 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का खाली उत्तर ही तो देखना होता है और आपको भी याद हो जाता है। तो इस तरह से एक रिवीजन भी हो जाता है हमारी इस क्लास में, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 780 किलोमीटर लंबी हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जो है मंजूरी दिया है? तो 4 राज्यों के लिए हरित जो है मार्ग बनाए जा रहे हैं। यहां पर क्या होगा कि सड़क के किनारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके किनारे हरे पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें बनाई जा रही है जिनको हरित गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग 4 राज्य हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से लागू होने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में जिसको नाम दिया गया सीईटी। ये सीईटी क्या है दोस्तों? तो अब आपके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है, ठीक है। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले आप पास करोगे तब जाकर आप किसी दूसरी परीक्षा को दे पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम और टफ होने वाला है, क्योंकि जब ये व्यवस्था आएगी तो आपके लिए फिल्ट्रेशन लग जाएगा। यानी वाकई में जो मेहनती है, जो ईमानदार है और जो सच में कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, वही व्यक्ति छनकर आगे आएगा। बाकी लोग कौशल विकास योजना के तहत क्या करेंगे? जिंदगी भर मजदूरी करेंगे। मैं नहीं कहता हूं मजदूर खराब है, मजदूर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो कर रहे हैं क्योंकि उनका होना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं तो दीजिए। इतना मोटिवेशन यूट्यूब पे हजारों लाखों लोग मोटिवेशन वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप जैसा उसे ढालेंगे, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा, ठीक है। आपके सपने के ऊपर है। सपने अगर सपने की तरह देखेंगे तो सपने सपने ही रह जाएंगे। सपनों के लिए आंखें खुला करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब कुछ होने वाला है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जेम के बारे में बताया। जेम में क्या था कि भाई मूल देश का नाम का उल्लेख करिए आप, या स्थान का नाम का उल्लेख करिए। और ये जो व्यवस्था लाई गई है मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया जा रहा है उसके तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीकार्बनाइजिंग, अच्छा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन मना किया जा रहा है, किसमें? तो याद रखिए इसके लिए नीति आयोग काम कर रहा है ना। कौन काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। तो नीति आयोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
प्रवासी मजदूरों के लिए नीति आयोग ने ही एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसमें कई सारे कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेक महिंद्रा है या महिंद्रा टेक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक डेटाबेस मेंटेन कर रही हैं और उत्तर प्रदेश मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हुआ है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहां पर जो डिटेल में लिखा है ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं इसको क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर यहां रुका करिए, आप पीडीएफ डाउनलोड करो ना, आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ में सारी चीजें दी हुई हैं, आप वहां डिटेल से जाके पढ़ो। मैं यहां पे समय इसलिए नहीं देता कि मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि आपको याद क्या करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बाकी मैंने और भी बताया, हो सकता है भूल गए हो, 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, लगभग 57 लाख, ठीक है। थोड़ा बहुत और ज्यादा मिला है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। उसी तरह देखिए करा किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा, अब घरेलू हिंसा आते आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि तेलंगाना राज्य सरकार ने बनाया, हैदराबाद पुलिस ने इसको लागू किया अपने यहां, ठीक है। तो वही व्यवस्था है, स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है, तो इसको याद रखिए। आगे देखिए वंशधारा जल विवाद, पहले ही पूरी कहानी बता चुका हूं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, इतना ही आपके लिए काफी, वंशधारा जल विवाद। करा दारबुक शोक मैंने पहले बता दिया कि इसके बन जाने से वहां पर वायुसेना हमारी और मजबूत हो जाएगी, हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये 250 किलोमीटर लगभग की सड़क बनाई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये सड़क बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी, 2012 में इस सड़क को पूरा होना था, बट पूरा कब हुआ, 2020 में, तो काफी लेट भी रहा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा एशियाई शेरों में वृद्धि कहां पर हुई है, अरे गिर अभ्यारण्य है वहीं पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात में वृद्धि हुई है, और महाराष्ट्र वाले में क्या हुआ है, मृत्यु हुई है, वहां पर बाघ होते हैं, तो बाघों में कमी देखी गई। वंदे उत्कल जननी को जो है अपना राज्यगान का दर्जा किसने दिया, वंदे उत्कल जननी को दर्जा दिया है उड़ीसा ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। गणेशी लाल यहां क्या है, राज्यपाल है, और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। करा गैरसैंण अपनी राजधानी किसने बनाया, उत्तराखंड ने राजधानी बनाया, पूरी कहानी बता दिया। चामोली के पास में, चामोली में जो है को फूलों को घाटी कहा जाता है, तमाम चीजें हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। नैमिषा जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया, ये मॉडर्न आर्ट गैलरी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें आर्टिस्ट जो है रूबरू हो पाएगा, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिए वर्चुअली, ठीक है। बाघ संरक्षण के तहत मैंने बता दिया सबसे कमी देखी गई कहां पर, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, चाहे वो शिकार किया गया, कुछ भी हो, कुल मिला जुला करके बाघों की संख्या में कमी देखी गई मध्य प्रदेश में, और वैसे भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। पहला राज्य उसने गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए इंटरनेट सुविधा अवेलेबल कराया, केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया। अब तो आप भी बता सकते हो ना, अभी तक क्या था सिर्फ मैं बताता था, अब तो आप भी बता सकते हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए पर्सोना नॉन ग्राटा, हमने कहा भारत के लिए जो निषिद्ध व्यक्ति है, जो अवैध व्यक्ति है, जिसको भारत सरकार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको दिया जाता है पर्सोना नॉन ग्राटा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे दे रहा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु उपज वनों को शामिल किया, तो 23 उपज वनों को शामिल किया। अब कुल संख्या 73 होगी, क्योंकि पहले संख्या 50 थी। इनकी खेती नहीं की जाती है, जंगली आइटम होते हैं, अपने आप उग जाते हैं। इतनी बात याद रखते हैं, वही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, कुछ अलग से नहीं है, यहां पर वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। करा यूपी के मुख्यमंत्री वही सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया, तो प्रवासी आयोग बनाया गया, अमिताभ कांत जी इसके सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड भी बनाया गया, वो भी किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। करा कि जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ, जिसमें 15 साल रहने वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का नागरिक मान लिया जाएगा, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिया हो, ग्रुप डी वालों को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, चाहे वो कितना भी समय बिता लियो, 20 साल 25 साल की जॉब कर लियो, ग्रुप डी वालों को यहां पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ ऑफिशियल ग्रेड का कोई है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। ये तो सिंपल सी बात हो गया। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में ये जो भारत काम करने जा रहा है, जिसमें एमआरओ जो नाम आया है, तो ये विमानन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें विमानों के रख रखाव, काम धाम, ये सारी चीजें मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है, याद रखेगा। चक्रवाती तूफान आया था, थाईलैंड से उठा था, और इसका नाम क्या था, अम्फान तूफान था, सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। 2014 में पहली बार नाम रखने की व्यवस्था आई, उसके पहले नाम नहीं रखे जाते थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि मिशन सागर में पहले बता दिया 5 देशों को भारत जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है या कोविड-19 संबंधित जो उपकरण हैं वो भारत जो है देने जा रहा है। सागर मिशन सागर इसका नाम है। मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरोस, ये छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, इनको जो है भारत आपूर्ति करेगा। बस हो गया।
करा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक सड़क बनाई गई है लिपुलेख दर्रे के पास में। ये वही लिपुलेख दर्रा है जिसको अभी हाल ही में नेपाल ने अपने मैप में शामिल कर लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वही इसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। सिंपल हो गया, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 मई से क्या किया, गिलगित और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्रों में वहां पर मौसम पूर्वानुमान दिखाने का भी निर्णय लिया है और अब दिखाया जा रहा है, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान आप याद रखिएगा, सिंपल है। कोयला और खान मंत्रालय ने क्या किया, 710 मीट्रिक टन का जो है रिकॉर्ड उत्पादन किया है कोयले का, और आगे का इनका है कि 1 बिलियन टन का उत्पादन करके दिखाएंगे। प्रहलाद जोशी जी इसमें क्या है, कोयला मंत्री, हो गया काम हमारा, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़िए, ठीक है। कर हाल ही में जो बीआरओ है, बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क बनाया है जो बेबी पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो क्या है कि जो है तोप वगैरह हैं या कोई भी आपका बड़े सामान है जो रक्षा उपकरण है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाएगा ताकि युद्ध टाइम में हमें जो है और भी आराम मिल पड़े, ठीक है। ये 430 फीट ऊंचा है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दरबार मूव में क्या होता था, 148 साल से प्रथा चली आ रही थी जिसमें हर 6 महीने पे क्या होता था, राजधानी ट्रांसफर की जाती थी। इस बार सरकार ने रोक लगा लिया, एक तो कोविड-19, दूसरी इतनी ज्यादा व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। और ऐसा करने में वैसे 600 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता था, तो दरबार मूव था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा कि निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई, 20 मार्च को फांसी दी गई, तो 20 मार्च आप याद रखेगा। चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ तब जाके फांसी हुई, इसके पहले भी 3 बार डेथ वारंट आ चुका था बट फांसी नहीं हुई थी, ठीक है। अंगदान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो है तमिलनाडु तेलंगाना को छोड़ के पहले स्थान पे आ गया है, और दुनिया भर में पहला स्थान किसका, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे जो है भारत का नाम आता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा 780 किलोमीटर हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो बनाई जा रही है वो 4 राज्यों से गुजर रही है। हाँ, उन 4 राज्यों का नाम मैंने आपको नहीं बताया, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं इसलिए नहीं बता पाया दोस्तों क्योंकि ये राज्य बड़े दूर दूर के थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो अपना है, हिमाचल प्रदेश याद रखेगा, राजस्थान याद रखेगा और आंध्र प्रदेश याद रखेगा, ठीक है। चारों 4 तरफ हैं, क्या क्या, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है, अब आपको भी वो देने के लिए मिलेगा। तो सीईटी इस परीक्षा का नाम है, उसको ध्यान दीजिएगा। हो गया खत्म आज के लिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। इस तरह की सीरीज डेली आपको दी जा रही है, और देखिए मैं आपको सीधा फाधा बताता हूं कि अगर आप इस तरह की सीरीज से जुड़े रहेंगे तो लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर हैं वो किसी भी क्षेत्र के हों वो आपसे छूटने नहीं पाएंगे। आपका बहुत ज्यादा समय नहीं जाता है, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो होता हो सकता है और कम ही होता हो, ठीक है। तो इतना ही वीडियो होता है और चुन चुनकर मैंने यहां प्रश्न रखे। ये जनवरी से लेकर के, अच्छा प्रश्न थोड़े कम इसलिए हैं क्योंकि यार मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। आप बताओ, मार्च से लॉकडाउन चल रहा, 22 मार्च को लॉकडाउन था, तो मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, अब जुलाई में जाकर के अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अब तो जाकर के धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत घटनाएं आ रही, पहले तो कोई घटना ही नहीं आ रही थी। ज्यादा से ज्यादा मामले बस वही कोरोना कोरोना कोरोना, उसी से संबंधित प्रश्न हुआ करते थे, इसलिए प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम है। यार आपके लिए मैटर नहीं करता कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, आपके लिए मैटर ये करता है क्या आप 6 महीने के प्रश्न पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, अपने आप को मजबूत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आने वाले 1-2 महीने बाद जो एग्जाम होगा उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 महीने बाद कोई पेपर होने वाला है तो उसका पेपर तो आधी डिसाइड होगा, और आज पेपर डिसाइड होगा तो इस महीने का करंट अफेयर तो उसमें शामिल करना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कई सारे चैनल हैं जो कहते हैं कि भाई एक वीडियो में, 2 वीडियो में या 1 घंटे की वीडियो मैंने 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दिया। आप मुझे बता दो कैसे पॉसिबल है। आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सब पीडीएफ में दे रहा हूं ना, आप क्वेश्चन को मैच कराओ ले जाकर के। क्या पॉसिबल है कि 1 घंटे के वीडियो में आपको सब कुछ दे दिया जाए? मैंने 29 कैटेगरी बनाई है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने 29 कैटेगरी आपके लिए बनाई है, और सारी कैटेगरी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से दिख रहा होगा। आप जाकर के 29 की 29 कैटेगरी वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यार मैं मूर्ख तो हूं नहीं कि 29 कैटेगरी बनाया। फायदा किसका है 29 कैटेगरी में? फायदा तो आपका है ना, फायदा तो आपका है ना। तो ओवरऑल आपका 29 में से मैं मानता हूं कि चलो 4-5 कैटेगरी से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन बाकी कम से कम 20 कैटेगरी ऐसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ते चलिए और साथ में करते चलिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।